नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद कौशल में। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, चलिए कल हमने पढ़ाया था प्रश्नावली 1.1। ठीक है, आज पढ़ाएंगे प्रश्नावली 1.2। चलिए, तो प्रश्नावली 1.2 पढ़ाने से पहले हम कुछ उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में जानने से पहले हम गौर कर लेते हैं। तो वह एक होता है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है? अब अंकगणित तो आप जानते हो, जो हमारी संख्या होती है 1 2 3 4, वो अंकगणित में आती हैं। उसकी आधारभूत यानी कि उसका आधार, उसका बेस क्या होता है। ठीक है, तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती है किसी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते। ठीक है, ये कहती है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। अब आप पूछोगे सर ये क्या होता है भाज्य संख्या और ये क्या होता है अभाज्य संख्या? तो आपने पढ़ा भी होगा और मैं बता भी देता हूं। भाज्य संख्या वो होती हैं जो दो से अधिक फैक्टर बनाए यानी कि दो से अधिक संख्याओं से कट जाए। ठीक है, और अभाज्य संख्या जो होती है, अभाज्य संख्या होती है जो केवल, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखवा दे रहा हूं, जो केवल दो संख्याओं से कटे या दो संख्याओं के टेबल में आए। ठीक है, ऐसे ही है, दो से अधिक फैक्टर बने या दो से अधिक टेबल में आए। ठीक है, चलिए तो समझ लेते हैं भाज्य संख्या। जैसे कि आप समझ लो 4। देखिए 4 को जब लेते हैं तो 4 तो एक 2 के पाड़े में आता है, एक किसके पाड़े में आता है? एक आता है खुद 4 के पाड़े में और एक आता है 1 के पाड़े में। ठीक है, 2 4 1 के पाड़े में 4 आता है। ठीक है, तो ये हो गया दो से अधिक फैक्टर बन गए। और जैसे कि 6 ले लो, चलो 6 होता है 2 के पाड़े में भी आता है, 3 के पाड़े में भी आता है और 1 के पाड़े में भी आता है। ठीक है, ये भी 2 से अधिक बन गए। और चलिए 8 ले लेते हैं। ठीक है, 8 2 के पाड़े में आता है, 4 के पाड़े में आता है, खुद 8 के पाड़े में आता है और 1 के पाड़े में भी आता है। ठीक है, 1 के पाड़े में सभी आते हैं। ठीक है, बस जो 2 से अधिक के पाड़े में आए उन्हें कहते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, चलिए एक और ले लेते हैं, 12 देख लेते हैं। देखिए 12 2 के पाड़े में भी आता है, 3 के पाड़े में भी आता है, 4 के पाड़े में भी आता है, 6 के पाड़े में भी आता है और 12 के पाड़े में भी आता है और 1 के पाड़े में भी आता है। ठीक है, देखो 6 यहाँ पे 6 के पाड़े में भी आता है और 1 के पाड़े में। ठीक है, देखिए इसे कहते हैं भाज्य संख्या। जो दो से अधिक पाड़े में आए उसे कहते हैं भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या कहते हैं जो केवल दो संख्याओं से कटे। दो संख्याओं मतलब एक से तो सारी संख्या कटेंगी। ठीक है, और जो केवल अपनी संख्या से कटे, अपनी खुद की संख्या से कटे, जैसा कि 2 है। ठीक है, अब 2 जो है केवल एक तो 2 से कटेगी। ठीक है, एक तो अपने पाड़े से कटेगी और एक कटेगी 1 से। ठीक है, जैसे कि 3 एक तो 3 से कट जाएगी और एक कट जाएगी 1 से। ठीक है, आप कहोगे सर 3 तो 1/2 से भी कट जाएगी, ओ सॉरी 1.5 से भी कट जाएगी। नहीं, हमको लेनी है केवल पूर्ण संख्या। ठीक है,
ठीक है ना। चलिए, और जैसे कि आगे 5 ले लो, 5 हो गई, 1 हो गई, ये केवल 2 संख्याओं से कटेंगी, ठीक है। और 7 ले लो, 7, 1, ठीक है। और 11 ले लो, 11, 1, ठीक है। ठीक है, ये हो गई भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, ठीक है। अब ये जो कहती है हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, क्या कहती है, किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये कह रहा है, क्या कह रही है, कोई भी भाज्य संख्या ले लो आप, कोई भी भाज्य संख्या ले लो, जैसे कि हमने ले लिया 12, ठीक है, 12 ले लिया। 12 को हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। देखो 12 को 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है, हम इस रूप में लिख सकते हैं। देखो क्या होगा, देखो 2 एक अभाज्य संख्या है और 2 एक अभाज्य संख्या और 3 भी एक अभाज्य संख्या है, तो हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। गुणनखंड के 2 गुणा 3, इसे कहते हैं गुणनखंड, ठीक है। जैसा कि अगला ले लो उदाहरण, अगला ले लो आप, जैसे 15 है, 15 को ले लो 3 गुणा 5, ठीक है, ये भी एक अभाज्य संख्या है और ये भी एक अभाज्य संख्या है, लिख लिया ना हमने अभाज्य संख्या गुणनखंड के रूप में, ठीक है। 22 ले लो, ठीक है, 2 गुणा 11, ये दोनों भी अभाज्य संख्या है, ठीक है। यही कहते हैं हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, ठीक है। चलिए, चलिए देखते हैं अगला, हमने अंकगणित के आधारभूत प्रमेय पढ़ी, अब देखते हैं HCF, LCM और HCF में अंतर, ठीक है। HCF और LCM में क्या अंतर होता है, ठीक है। देखो LCM जो होता है, LCM जिसे हम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, यानी कि छोटा होना चाहिए और कॉमन होना चाहिए, है ना। यानी कि जो 2 संख्या दी होंगी तो उनमें कॉमन होना चाहिए और मल्टीप्लाई मतलब उसके पहाड़े में होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये होगा छोटा, जैसे कि छोटा होना चाहिए, लीस्ट का मतलब छोटा, कॉमन होना चाहिए, उन दोनों के बीच में होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए, दोनों संख्याओं में, और मल्टीपल यानी कि उसके पहाड़े में होना चाहिए। जैसा कि उदाहरण ले लेते हैं 20 और 25, ठीक है। हमसे कोई पूछ रहे 20 और 25 का एलसीएम निकालो, तो हम कैसे निकालेंगे, तो देखो 20 का टेबल लिख लेते हैं हम, 20 का टेबल, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौका 100, 20 छिक्का 120, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। और ऐसे ही 25 का टेबल लिख लेते हैं, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है, ठीक है। तो हमें देखना है इसमें सब में छोटा और जो कॉमन है, ठीक है, मल्टीप्लाई यानी कि उसके टेबल में, तो सब में छोटा देखो देखो 20, 40, 60, 100, ठीक है, और 25, 50, 75, 100, देखो इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है, सॉरी यहाँ पे 80 लिखना भूल गए, 60 और 80, ठीक है। देखो यहाँ पे जो सबसे छोटा कॉमन है वो क्या है 100, तो इसका जो एलसीएम लिख लेगा, एलसीएम तो वो लिख लेगा 100, ठीक है ना। चलिए और दूसरा कर लेते हैं, एक और उदाहरण समझ लेते हैं, जैसे कि 8 और किसको 12 को समझ लेते हैं, ठीक है, 8 और 12 को समझ लेते हैं। तो देखो 8 का बड़ा पड़ते हैं, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32 और डेढ़ है चलता रहेगा, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ठीक है, ऐसा चलता है। अब देखिए इसमें सब में छोटा कॉमन क्या आ रहा है, देखिए जबकि सब में छोटा क्यों लेते हैं हम, क्योंकि देखो इसके नीचे जाएंगे तो भी पड़ जाएगा, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छः 48, ठीक है, और ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। 12 कम 12, 12 24, 32, 36, 12 चौक 48, ठीक है, 12 पंजे 60, ठीक है। तो सब में छोटा क्यों लेते हैं, इसमें देखो बड़े जाने पे और भी कॉमन आ जाते हैं, तो इसलिए हमने कह दिया लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, छोटा कॉमन और मल्टीपल जो पहाड़े में आता हो, तो सब में छोटा पहले कौन आ रहा है 24, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम
वो हो जाएगा 24। ठीक है। अब पहले की क्लासों में हम कैसे निकालते थे, जैसे कि हमें 8 और 12 का एलसीएम निकालना है, तो 8 12 ये गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं हम। तो 2 2 चौक 8 और 2 छक्का 12 और 2 2 चौक 8, 2 2 2 3 4, 2 3 6, फिर 2 से काट देते थे, 2 एकम 2, 2 3 6, फिर 3 से 1 और 1। ठीक है। और हम कैसे लिख देते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 है ना, 2 2 4, 2 8, 8 3 24। ठीक है, ये निकल गया हमारा एलसीएम। ऐसे हम निकाल देते हैं छोटी क्लास में, और ये निकल जाएगा हमारा ऐसे। ठीक है, चलो ठीक है, ये आप नोट कर लेना। चलिए देखो, बात हुई एलसीएम की, अब करेंगे एचसीएफ की बात। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ होता है, एच का मतलब होता है इसमें हाईएस्ट, सी का मतलब होता है कॉमन, और एफ का मतलब होता है फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हाईएस्ट का मतलब बड़ा, कॉमन का मतलब उसमें कॉमन होना चाहिए। ठीक है, फैक्टर का मतलब जो उससे, जो उन संख्याओं से भाग हो सके। ठीक है, ठीक है, जैसा कि हमने लिखा, दो संख्या लिखी 8 और 12। ठीक है, 8 और 12। ठीक है, क्या देखेंगे, अब इसे फैक्टर करें। ठीक है, इसमें कट जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और 12 को लिख सकते हैं इसको 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, तो इसमें देखना कॉमन क्या क्या है, देखो 2 और 2 इसमें भी कॉमन आ रहा, 2 और 2 इसमें भी कॉमन आ रहा, तो हमारे कितना बन जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, 2 गुणा 2। हमें कॉमन देखना, कॉमन कौन कौन से जो उससे भाग हो जाता है, 2 गुणा 2, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 4। ठीक है, यहां तक आ रही है बात समझ में। चलिए और देखना चाहते तो और देख लो, यहां पे है 12 और यहां पे है 18। ठीक है, 12 और 18 का क्या करेंगे, 12 को हम लिख सकते हैं कैसे, 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, अब देखो 12 एक क्या है, भाज्य संख्या है, और भाज्य संख्या को हम अभाज्य के रूप में क्या लिख सकते हैं, जो 2 भी एक अभाज्य संख्या है और 2 भी एक अभाज्य संख्या है, इसे अभाज्य संख्या के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, तीनों हमारी अभाज्य संख्या है। ठीक है ना, अब देखना हमें इसमें कॉमन क्या आ रहा है, तो देखो इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, और इसमें 2 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 है, तो इसमें भी 3 है। तो एचसीएफ क्या लिख लिया हमारा, 2 गुणा 3, यानी कि एचसीएफ हो जाएगा 6। ठीक है, 6 ऐसा है जो इससे भी फैक्टर हो जाएगा, इसके पहाड़े इससे भी भाग हो जाएगा, इससे भी भाग हो जाएगा। देख लो आप, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, पूरा कट रहा है। ठीक है, चलो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो इसमें पहला सवाल दे रखा है 140, दूसरा सवाल दे रखा है 156, तीसरा सवाल दे रखा है 3825, चौथा 5005 और पांचवा 7429। चलो करते हैं सवाल। ठीक है, चलो देखते हैं पहला सवाल। ठीक है, पहला सवाल दे रखा है 140, तो हमें इन्हें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड कैसे, जैसे कि हमारा 2 3 5 7 11 इनके रूप में इनके गुणनफल बनाने हैं। ठीक है, तो पहला है 140, तो 140 को हम लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो पहली अभाज्य संख्या कौन सी है हमारी, 2। ठीक है, तो 2 से देखते हैं कट रहा है या नहीं कट रहा है, तो 2 से देखेंगे, जो पीछे
जब भी किसी भी संख्या के पीछे सम संख्या आ जाए, सम संख्या मतलब 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है, तो वो 2 से कट जाएंगी। ठीक है, तो 2 से पीछे 0 आ रहा है, देखो 2 से कट जाएंगी, तो 2 से कितनी बार कट जाए, 2 चौक 4, 2 सत्ते 14, 0 ऐसा का ऐसे आ जाएगा। देखो अब भी पीछे 0 आ रहा है तो 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, हासिल लगा 1, 10 हो गए, 2 पंजे 10। ठीक है, अब आ गया 3 और 3 और 5 यानी कि 35। अब 35 को देखेंगे हम 3 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। देखो 3 से काटने के लिए एक ट्रिक है, जैसा कि हमारी कोई संख्या है, जैसे 156 है। ठीक है, अब 156 को देखो पीछे तो सम संख्या है, 2 से भी कट जाएगी। ठीक है, और अब हमें देखना है 3 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो हम सबसे पहले एक ट्रिक है छोटी सी, तो हम क्या करते हैं, इन तीनों संख्याओं का योग करके देख लेते हैं। योग करके देख लेते हैं, इसका अगर योग, जैसे कि माना इसका योग आया कुछ, वो 3 के पहाड़े में आता हो, तो वो संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो देखते हैं इसका योग क्या आ रहा है, 6 और 5 11, 11 और 1 12, यानी कि 12 आ रहा है, तो 12 3 के पहाड़े में आता है, तो ये भी 3 से कट जाएगी। हालांकि ये सम संख्या था, 2 से भी कट जाएगी, तो ये 3 से भी कट जाएगी। ऐसा ही इसमें करेंगे। ठीक है, 3 और 5, 3 और 5 कितना होता है हमारा 8, 8 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो ये संख्या भी है, तो 3 से नहीं कटेगी। तो 3 से आगे कौन सी अभाज्य संख्या होती है, 5। ठीक है, तो 5 से कट रही है, हाँ जी 5 से कट रही है, तो 5 सत्ते होता है 35। देखो 7 भी जो आया अभाज्य संख्या है, तो 7 से कट जाएगी ये, और यहाँ आ जाएगा 1। तो कितने गुणनखंड बनेंगे हमारे, देखो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ये बने हमारे गुणनखंड। तो हम इसको 2 गुणा 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुणा 5 गुणा 7, दोनों ही सही है हमारे आंसर, ये भी सही है ये भी सही है। ठीक है, अब करते हैं दूसरा सवाल, 156। ठीक है, 156 क्या कहता है, अब 156 के भी अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं हमें, जैसा कि हमें सवाल में दिया है। तो 156 देखो हमारे पीछे सम संख्या है, तो हम पहले 2 से काटेंगे। ठीक है, तो कितना कटे, 2 सत्ते 14, बचा 1, 2 अट्ठे 16। ठीक है, पीछे सम संख्या तो फिर भी 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, बचा कितना 1, तो हासिल लग गया, तो 18 हो गया, 2 निम 18। ठीक है, अब आई इसकी बात, अब देखो पीछे सम संख्या नहीं तो 2 से नहीं कटेगा। अब देखते हैं ये 3 से कट जाता, 3 से कट जाता है या नहीं कट जाता। तो हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेते हैं, तो 9 और 3 12, 12 3 के पहाड़े में आता, तो ये 3 से कट जाएगा, ये सबसे अच्छी ट्रिक है। ठीक है, तो 3 एकम 3 और ये कट जाएगा 3 तिया 9। ठीक है, अब आ गया 13, अब 13 भी एक अभाज्य संख्या है, तो 1 से कट जाएगा, तो इसके गुणन किया है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुणा 3 गुणा 13, तो ये आ गया हमारे अभाज्य गुणनखंड के। ठीक है, अब करते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या था, 3 2 5। ठीक है, अब देखो पीछे तो विषम संख्या है, तो 2 से तो कटेगा नहीं, इतना तो कंफर्म है। तो हम क्या करते हैं, 3 से काटने के लिए इन सबको जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो इन सबको जोड़ेंगे तो 5 और 2 7, और 7 और 8 15, और 15 और 3 18, तो 18 तो 3 के पहाड़े में आता है, तो हम 3 से काट देंगे इसे। ठीक है, ठीक है, तो 3 एकम 3 और 8, तो 3 दूनी 6, यहाँ बचा 2, तो 3 सत्ते 21, बचा 1 और 3 पंजे 15। अब देखो ये आया 1275। अब इसको भी जोड़ के देख लेते हैं, अगर ये भी 3 के पहाड़े में आता होगा तो फिर भी 3 से कट जाएगा, तो 5 और 7 12, 12 और 2, 12 और 2 कितना हुआ 14, 14 और 1 15, तो देखो 15 भी 3 के पहाड़े में आता, तो ये भी 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, और कितना आएगा हमें 15 हो गए, 3 पंजे 15। अब इसको भी जोड़ के देख लेते हैं, तो 5 और 2 7, और 7 और 4 11। अब 11 तो आता नहीं है, तो ये भी 3 से नहीं कटेगा। तो देखो 3 से ज्यादा क्या कटेगा, अब देखो पीछे आ रहा 5। ठीक है, अब ये भी ट्रिक है, अब पीछे 5 या 0 आ रहा हो तो वो संख्या 5 से कट जाती है हमेशा। ठीक है, या ये जब देखनी है हमें, जब ये संख्या 3 से नहीं कट रही हो। ठीक है, जब देखनी, तो पीछे 5 है तो 5 से कट जाएगा ये। ठीक है, तो 5 अट्ठे 40,
5 पंजे 25। ठीक है, अब आप सोचो कि अब इसे भी जोड़ के देख लें। अब 5 के बाद कभी फिर आपने ये देख लिया तो 5 के बाद अब फिर वो नहीं कटेगी 3 से। ठीक है, तो अब 5 आ रहा तो 5 से कट जाएगी ये भी। ठीक है, 5 एकम 5 बचा कितना 3, तो 5 सत्ते 35। ठीक है, अब 17 किसी से कटेगी नहीं, 17 बस अपनी संख्या से कटेगी, 17 भी एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये आ गया 1। तो इसके गुणनखंड क्या बनेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है, और इसको हम ऐसा भी देख सकते हैं, 3 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर गुणा 17। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर इसका। चलिए करिए नोट। चलो देखते हैं पहले प्रश्न के आगे के क्वेश्चन। तो देखो चौथा सवाल कहता है 5005। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 5005 लिख लेंगे। अब 2 से तो कटेगा नहीं, आपको पता है विषम संख्या है 5, तो 2 से तो कटेगा नहीं। ठीक है, अब 3 से काटने के लिए क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे। ठीक है, तो 5 और 0 0 और 5 ये हो जाएगा 10। तो 10 भी 3 के पढ़े में नहीं आता। अब कटेगा किससे, 5 से, क्योंकि जब भी किसी संख्या के पीछे 5 या 0 हो तो 5 से कट जाती है, तो हम 5 से काट देंगे इसे। ठीक है, तो 1 आया, यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे भी 1 आ गया। ठीक है, अब पीछे आ रहा है 1। ठीक है, अब ये कटेगा नहीं 5 से, 5 से तो नहीं कटेगा। अब 5 से आगे अभाज्य संख्या कौन सी होती है, कौन सी होती है, 7। ठीक है, 7 से काट के देखते हैं। तो देखो 7 एकम 7 बचा कितना 3, 30 हो गया, 7 चौक 28, तो 2 बचा, तो 7 से कट रहा है। ठीक है, 7 से कट रहा है, तो 7 एकम 7। ठीक है, यहाँ पे बचा 3, तो ये हो गया 30। तो 7 के बारे में 30 से छोटा क्या होता है, 7 चौक 28, तो बचा कितना 2, 7 तिया 21। ठीक है, कितना आ गया 143। ठीक है, अब देखो 143 देखते हैं किससे कट रहा है, 7 से कट रहा है या नहीं। ठीक है, 7 से तो नहीं कट रहा। अब 7 के बाद कौन सी होती है अभाज्य संख्या, 11। ठीक है, देखते हैं 11 से कट रहा है या नहीं। तो 11 एकम 11 बचा कितना 3, 11 तिया 33। ठीक है, तो 11 से कट गया। अब 11 के बाद ये आखिरी जो संख्या ये अभाज्य आएगी, तो 13 से काट देंगे हम, तो ये आ गया। तो और गुणनखंड कितने हो गए हमारे, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ठीक है, ये हो गया हमारे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, क्योंकि सारी संख्या अभाज्य है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज यही देखनी है, सारी संख्या अभाज्य होनी चाहिए। ये केवल 2 संख्याओं से करनी चाहिए, एक तो 1 से, एक अपनी खुद की संख्या से। ठीक है, चलिए 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां क्वेश्चन कहता है 7429। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, 7429। चलिए 7429 है हमारा। तो 7429 है, आपको पीछे दिख रहा है विषम संख्या है, तो 2 से नहीं कटेगा। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो 9 और 2 कितने हुआ 11, 11 और 4 15, 15 और 7 होते हैं 22। तो 22 नहीं आता 3 के पहाड़े में। ठीक है, अब देखते हैं 3 से आगे 5। तो 5 केवल जब कटता है जब पीछे 5 हो या 0 हो, तो ये 5 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, अब देखते हैं 7 से। तो 7 एकम 7 है ना, तो यहाँ लगा देंगे 0, 7 7 छिंग 42, तो 7, ये 7 से भी नहीं कट रहा। ठीक है, अब 7 के बाद कौन सी होती है संख्या, 11। ठीक है, तो 11 से काट के देखते हैं, 11 11 छिंग 66। ठीक है, तो यहाँ बचा कितना, 4 और 4 8, 2 और 11 सत्ते 77, कितना बचा 12 में से 5, तो ये 11 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, अब देखते हैं किससे, 13 से काटते हैं, क्योंकि 11 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी, 13। तो 13 का पढ़ा पढ़ते हैं, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 39, 13 पंजे 65, तो 13 पंजे 65, 13 छः 78, तो 78 हो जाएगा 13 पंजे 65। ठीक है, कितना बचा 65, 74 में से जब 65 माइनस कर लेते हैं तो 9। ठीक है, 9 और 2। ठीक है, तो 13 छः 78, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, तो कितना आ गया 1। ठीक है, यहाँ हो गया 19, तो ये भी नहीं कटा, 13 से भी नहीं कटा ये तो। ठीक है, 13 के बाद कौन सी होती है हमारी अभाज्य संख्या, 17। 17 से काट के देखते हैं। ठीक है, तो 17 का टेबल पढ़ो, जो 74 से कम आए, तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौका 68। ठीक है, 68 ही आएगा। तो 68, 74 में से जब 68 को घटाएंगे तो 14 में से 8 गए, कितना बचा 6, तो यहाँ पे कितना हो गया 62। ठीक है,
तो 62 के 17 के पाड़े में 62 कितने आता है? 17 एकम 70, 70 दूनी 34, 70 तिया 51 और 70 चौका 68, 68 तो ज्यादा होता है तो यहाँ पर आ जाएगा 51। तो 1 और 1 पीछे क्या होगा 119 और 17 के पाड़े में 119 आता है। आप पढ़िए 17 देखो 17 एकम 70, 70 दूनी 34, 70 51 70 चौका 68, 70 पंजे 85, 70 छिक्का 102, 70 70 119। तो 17 के पाड़े से ये पूरा पूरा कट रहा है। ठीक है, तो कितना आया हमारा 70 तिया 51 और 70 70 119। ठीक है, ये कट गया 17 से। चलिए अब देखते हैं बचा कितना 437। अब 437 को देखते हैं 17 के पाड़े से कट रहा है या नहीं कट रहा है। ठीक है, तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, तो 43 में से जब 34 को घटाएंगे तो कितना आएगा 9 और 7, तो 97 तो इसके पाड़े में आता नहीं है। ठीक है, अब किससे काटेंगे 17 के बाद कौन सी आती है संख्या? 17 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी होती है? आप कहेंगे 19। तो 19 से काट के देखते हैं। तो 437 को 19 से जब काटेंगे तो 19 से कम 19, 19 दूनी 38। ठीक है, तो 13 में से 8 गए तो 5, तो आप कहेंगे सर ये तो 19 से कट गया पूरा पूरा, तो ये कट जाएगा 3 बार, यहाँ जाएगा 57। ठीक है, तो ये कट जाएगा 19 के पाड़े से 23 बार। तो आप तो 23 भी एक अभाज्य संख्या है, तो 23 से कट जाएगा ये 1 बार। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया? इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए 17 गुणा 19 गुणा 23। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलो चलिए ये था हमारा प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल। चलिए आगे आगे के जो क्वेश्चन हैं वो कल करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। तो धन्यवाद आज की क्लास के लिए जुड़ने के लिए। चलिए।